सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम में कई बीमारियों पर चर्चा की गई है और आयुर्वेद की दृष्टिकोण से कैसे बीमारी को ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर काफ़ी चर्चा हुई है कई बीमारियों पर। लेकिन आज जो विषय हम लेंगे वो है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, आरए जिसे कहते हैं। और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, ये जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे भी हो, तो ये बीमारी हो सकती है। और ये विशेषकर जोड़ों में ये दर्द है, पैर में या हाथ में कहीं भी जहाँ पर ये बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी जब हो जाती है तो चलने फिरने में या हाथ उठाने में ये सब दिक्कत होती है। तो ये किस तरह की बीमारी है, कैसे ये बीमारी होती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आपको मिलवा रहे डॉक्टर ई शर्मा जी से और उनसे हम पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि ये बीमारी क्या है और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर जी हमारी ओर से नमस्कार। जब हम बात करते हैं आर्थराइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस पर, तो डॉक्टर जी हम ये जानना चाहेंगे ये बीमारी क्या है, कैसी बीमारी है? जी देखिए, जोड़ों के अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जॉइंट्स के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं और उनमें जो बड़ा कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जबकि ओल्ड एज में आपके घुटनों का जो सरफेस है, घुटने की हड्डियों का सरफेस खराब हो जाता है और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऐसे एक और व्याधि होती है गाउटी आर्थराइटिस, जो पुरुषों में ज़्यादा होती है। प्रोटीन वगैरह खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो उनको रिस्ट में सीवियर पेन, पैरों के जॉइंट में सीवियर पेन रहता है। आज का जो विषय है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरे प्रकार की प्रमुख व्याधि है जोड़ों की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपके जो ब्लड में आपके जो सेल्स हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, आपको इम्यूनिटी देते हैं, उनको मिस्टेकन आइडेंटिटी हो जाती है। यानी कि किसी एक हेल्दी टिश्यू को वो एक फॉरेन टिश्यू मान लेते हैं, उसको बैक्टीरिया वायरस मान लेते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं और तो एक हेल्दी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। अब ऐसा मान लें कि सड़क पर चलते हुए एक नॉर्मल पर्सन को पुलिस ने पकड़ लिया, उनको लगा कि ये कोई क्रिमिनल है, जबकि वो क्रिमिनल नहीं था। तो ऐसे ही जो हमारी पुलिस है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमको बीमारियों से बचाता है, दुश्मनों से बचाता है, उसको गलतफहमी हो जाती है। तो उसमें जब वो जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है वो हमारे शरीर में हजारों प्रकार के टिश्यू और सेल के खिलाफ हो सकती है। वैसे अलग अलग बीमारियां बनती हैं तो उससे अलग अलग प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बनता है, चाहे वो डायबिटीज टाइप 1 हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। इसमें क्या रहता है कि हमारे जो छोटे जॉइंट होते हैं, इनके आसपास में कैप्सूल रहता है, उस कैप्सूल में इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो अधिकतर रोगियों में ये शुरू होता है जोड़ों से, छोटे जोड़ों से, उंगलियों के जोड़ों से, बाद में धीरे धीरे बड़े जोड़ों पर जा सकता है और बाद में और ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकता है, आपके इंटेस्टिन को, स्किन को, लंग्स को, हार्ट को, और जगह पर भी ये अपना असर दिखा सकता है। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये किस उम्र से ये? जी हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली फीमेल सेक्स को ज़्यादा होता है। अगर आपको 4 फीमेल पेशेंट मिलेंगे तो उनके अनुपात में 1 मेल पेशेंट मिलेगा, 1:4, 1 पुरुष 4 स्त्री। तो फीमेल्स में 4 गुना अधिक रहता है और उसका एक बहुत ही पर्टिकुलर एज ब्रैकेट है, वो है 25 to 45। ये 25 से पहले बहुत कम स्टार्ट होता है और 45 के बाद बहुत कम स्टार्ट होता है। तो 25 से 45 के बीच की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और आयुर्वेद में इसको कैसे वर्णन किया गया है? जी हाँ, आयुर्वेद में इसे बोला गया है आमवात। आमवात, आम का मतलब होता है टॉक्सिन और वात का मतलब होता है वात पित्त कफ में से वात का रोग। तो जब टॉक्सिन हमारा जो है वो वात को विशिएट करता है, वात को बढ़ा देता है, वो सर्कुलेटिंग वात जो है बॉडी में जाकर छोटे जोड़ों में और बाद में बड़े जोड़ों में
लोकलाइज हो जाता है और आमवात को पैदा करता है। आयुर्वेद में बड़ा अच्छा इसके लिए बोला गया है कि भारी भोजन करना और स्पेशली भोजन के बाद में व्यायाम करना। आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला गया है, स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायाम कुर्वतस तथा, यानी कि स्निग्ध भोजन करना, हैवी भोजन करना, हाई कैलोरी भोजन करना और भोजन के बाद में व्यायाम करना। व्यायाम डजंट मीन एक्सरसाइज जिम में जाकर, आप वॉक कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, एक्सर्शन कर रहे हैं किसी प्रकार का भोजन के तुरंत बाद, तो आपको आमवात होने का रिस्क अधिक रहेगा। और साथ में ये बोला गया है कि जब ये रोग बहुत पुराना हो जाता है तब ये आपको स्टिंगिंग जैसे, जैसे आपको कोई बिच्छू काट रहा हो, इस प्रकार की पीड़ा भी दे सकता है जब ये नर्व्स को कॉम्प्रेस करता है, नर्व्स को इरिटेट करता है। शुरू में क्या रहेगा, इस रोग की बड़ी सिंपल पहचान है जो आयुर्वेद भी मानता है, मॉडर्न भी मानता है। जब व्यक्ति, जो कि प्रायशः स्त्री होती है, वो जब सोकर उठती है सुबह, जब आप नींद से उठते हैं तो हाथों की उंगलियां थोड़ी टाइट रहती हैं, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। तो सुबह सुबह हाथ की ये जो छोटे जॉइंट हैं ये टाइट रहेंगे, इन पर थोड़ी स्वेलिंग रहेगी, हाथ में पहनी हुई रिंग थोड़ी टाइट हो सकती है। और जैसे जैसे दिन निकलेगा तो 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपके फिंगर्स फ्री हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि शुरू में मॉर्निंग में 1-2 घंटा आपको काम करने में प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। और इसका जो लेबोरेटरी आइडेंटिफायर है वो है कि मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से कम है अगर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस, आपकी फिंगर्स अगर थोड़ी टाइट है लेकिन कुछ मिनटों में ठीक हो जाती हैं, 1 घंटे से कम में ठीक हो जाती हैं, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। फिर और पहचान है, जैसे कि दोनों हाथों के फिंगर्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, मोर देन 3 जॉइंट्स लाइक जॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे कम से कम 3 जॉइंट इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, हाथों के जॉइंट इन्वॉल्व हैं या पैरों के भी इन्वॉल्व हैं। फिर एक टेस्ट आता है, इसमें र्यूमेटिक फैक्टर टेस्ट होता है, और लेकिन वो टेस्ट जो है 20% लोगों में नेगेटिव हो सकता है। आपको बीमारी है लेकिन 20% लोगों में वो टेस्ट नेगेटिव आएगा, उसको बोलते हैं सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो केवल टेस्ट को नहीं देखा जाता, ये जो लक्षण है, 7 लक्षण हैं, इनको, जिसमें एक्सरे भी आता है, 7 लक्षणों में एक लक्षण है ब्लड टेस्ट, है ना, र्यूमेटिक फैक्टर के लिए। तो आपको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए कि आपको कितने लक्षण हैं, लैब टेस्ट कितने पॉजिटिव है। आजकल बहुत अच्छे लैब टेस्ट आ गए हैं, जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आ गया, उसको ANA बोलते हैं, एंटी ANA, है ना, एंटी CCP, ऐसे बहुत सारे जो है जेनेटिक मार्कर्स आ गए हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी टेस्ट हैं। वो भी आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। डॉक्टर जी, अभी आपने बताया कि जब भोजन कर लेते हैं तो कुछ करना नहीं, बस बल्कि थोड़ा रेस्ट लेना है। जी हाँ, भोजन के बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा एक्टिवेट हो जाता है और आपका अधिकतर ब्लड सप्लाई आपकी भोजन पचाने में जाती है। आपके लिवर में, पेनक्रियाज में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, अकॉर्डिंगली आपके माइंड में, वो सबका कंसंट्रेशन भोजन पर रहता है। मतलब कि लगभग आधे घंटे तक थोड़ा वो रेस्ट जी करके हाँ, फिर कुछ करना। जी हाँ, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करके, और कम से कम 1 घंटे तक जो होता है विगरस एक्सरसाइज, लंबी वॉक करना, थकाने वाली वॉक करना, योगा करना, हाँ जी, जिम में जाना, ये ठीक नहीं है। स्ट्रॉल करना, हल्की वॉक करना, जैसे बोलते हैं आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, आफ्टर लंच रेस्ट अ वाइल। तो अगर आप हल्की वॉक कर रहे हैं डिनर के बाद में तो वो चलेगा, क्योंकि वो विगरस नहीं है। तो ऐसे भोजन के तुरंत बाद में विगरस एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, और भोजन को प्राथमिकता देते हुए पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में भोजन करना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। और आयुर्वेद मानता है कि डाइजेशन खराब होने से इस रोग के आरंभ होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, तो आपने हमें बता दिया कि इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है। अब हम आते हैं डॉक्टर जी, ये जो बीमारी है उसको कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं? जी क्या हाँ, करना चाहिए? इसको कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म बीमारी है।
ये छोटे टाइम वाली बीमारी नहीं है जो कि कभी आई और चली गई। अगर आपको ये बीमारी डायग्नोज हो गई है तो आपको एक लाइफ लॉन्ग प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे हमेशा इसके खिलाफ एक्टिव रहना है। वो बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपका सारा ध्यान बीमारी में जाने वाला है। ये बीमारी जब बढ़ जाती है तो ये क्या करती है कि हड्डियां डिफॉर्म हो जाती हैं। आपको आपके जो हाथ की उंगली हमारी सीधी है, इसको बोलते हैं स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी आ जाएगी। ये एस शेप में हो जाएगी, जैसे हंस की गर्दन होती है, आपकी फिंगर ऐसी हो जाएगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, आपकी गर्दन की हड्डियां खराब हो जाएंगी, हाथों में पेन चलेगा, आपकी रिस्ट जो है वो डिफॉर्म हो सकती है, क्योंकि सभी प्रकार के जो जॉइंट हैं, हाथों के और रिस्ट जॉइंट, ये खराब होने लग जाते हैं लंबे समय में। पैरों में भी असर आएगा, आपको पैरों के सोल के जॉइंट खराब हो जाएंगे, उससे आपका चलना ठीक नहीं रहेगा, आपकी गेट खराब हो जाएगी, उससे आपको कॉर्न होंगे क्योंकि आपका प्रेशर बदल जाएगा, सूजन रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा। सूजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सुबह उठते ही हाथों की उंगलियों में सूजन आती है, आपके रिंग्स टाइट हैं, आपको अच्छे से हाथ चला नहीं पा रहे हैं, तो आपको डाउट होना चाहिए। तो क्योंकि ये व्याधि केवल जोड़ों की नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऑटो इम्यून डिजीजेज मोस्टली अकेली नहीं आती। जब अभी किसी भी पेशेंट को जब एक ऑटो इम्यून डिजीज मिलती है तो डॉक्टर उसमें और ऑटो इम्यून डिजीजेस भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जैसे सोरियासिस है तो उसके साथ में सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है, उसमें अटॉपिक एलर्जीज हो सकती हैं, छोटी एज है तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है, SLE जो है, जो कि एक र्यूमेटिज्म का प्रकार है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो इसलिए आपको आयुर्वेद का जो प्रोटोकॉल है वो सभी प्रकार की बीमारियों के खिलाफ आपको एक प्रोटेक्शन दे सकता है और आपको वो एक लाइफ लॉन्ग प्लान में कन्वर्ट करना चाहिए। उसकी शुरुआत होती है भोजन के द्वारा। आयुर्वेद ने इसमें बोला कि स्निग्धम भुक्त्वतो ही अन्नम, अधिक गरिष्ठ भोजन करना, हाई कैलोरी फूड खाना, अधिक मात्रा में तेल, घी और भारी भोजन करना, ये नहीं करना चाहिए। आपको सुपाच्य भोजन करना चाहिए, इजीली डाइजेस्टिबल, जो भोजन आराम से पच सके वो करना चाहिए। उसको एक लाइफ हैबिट बना लें आप। और भोजन के बाद में एक्सरसाइज ना करना, डाइजेशन ठीक रहे, आप अधिक तनाव ना लें। अगर आप ज़्यादा एसिडिक भोजन नहीं करेंगे, फल, सब्जियां, सलाद ज़्यादा खाएंगे, जो एसिडिक फूड हैं, मीट, एग, ये चीज़ें अगर आप कम खाएंगे। तो डॉक्टर जी, आपने बताया कि खान पान पर बहुत ही उस पर ध्यान देना है, और योगासन द्वारा क्या योग द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं। योगासन भी बड़ा मदद करता है, और स्पेशली जितने ज़्यादा जॉइंट मूवमेंट वाले योगासन है, जिसमें आप जॉइंट्स को मूव करते हैं, सभी शोल्डर को, वेस्ट को, और सूर्य नमस्कार, जो स्ट्रेचिंग जितने आसन हैं, भुजंगासन हो गया, वो सब इसमें लाभ करते हैं। वो आसन आपको बीमारी होने के बाद में फिर बहुत सारा आसन करने पर उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिवली बीमारी से बहुत पहले अगर आप आसन को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, दिनचर्या बना लेते हैं कि मुझे सुबह उठते ही ये आसन करना ही करना है। जैसे कि भारत सरकार का एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, वो 45 मिनट का है, बड़ा सिंपल है, सभी एज के लिए है, कोई उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट आसन नहीं है। तो वो अगर आप एक 45 मिनट अपने आप को सुबह सुबह दे दें तो आपको एक काइंड ऑफ अश्योरेंस मिल जाएगा कि आपको नॉट ओनली र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और भी अनेक प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अब डॉक्टर जी, थोड़ा सा जब स्ट्रेस जो है उसको कैसे मैनेज करें, क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रेस एक बहुत ही पर्सनल इशू है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपने अपने स्ट्रेस हैं। तो एक इसको ओवर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते कि भाई स्ट्रेस मत कीजिए, है ना, ऐसा इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन फिर भी कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो और कुछ लोग होते हैं जो वो सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, और छोटा सा एक हमारे जैसा ऑर्डिनरी टॉक में से भी वो कुछ काम की बात उठा लेते हैं, ये उनका विजडम है। तो एक हर प्रकार की साइंस, हर प्रकार की फिलॉसफी एक बात को मानती है कि स्ट्रेस का जो मैक्सिमम कारण है वो वन वर्ड में है, दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब आपकी अपेक्षाएं एक वास्तविक ना हो,
आशातीत अपेक्षाएं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो आपके रिलेशंस में हो, फाइनेंस में हो, हेल्थ में हो, सोसाइटी में हो, कहीं से भी हो, अगर आपकी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन अगर आपकी अनरियलिस्टिक हैं तो आपको वो स्ट्रेस देंगी। तो थोड़ा लेड बैक रहना, थोड़ा रिलैक्स करना, हर चीज़ को माइक्रो मैनेज ना करना, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत लोगों को मदद करते हैं। हाँ, तो ज़रूरी है कि ये हंसना भी चाहिए। जी हाँ, हंसना भी हंसना एक वो जैसे दवाई की तरह काम स्ट्रेस करता बस्टर है। हाँ, हंसना एक स्ट्रेस बस्टर है, ये तनाव मुक्त करता है। बहुत कम लोग हंसते हैं। जी हाँ, जी हाँ, हंसने का बहाना ढूंढना चाहिए। आपको ऐसे कंपनी ढूंढनी चाहिए जिनके साथ में आप प्रसन्न रहें, आपके ऐसे मित्र, परिवारगण, साथी जिनके साथ आप खुश महसूस करते हैं। तो वो सही बोला आपने, वो तनाव को कैसे भी करके मैनेज करना, ये आपको नॉट ओनली RA, ये हर प्रकार की बीमारियों के खिलाफ आपके लिए मददगार होगा। तो जैसे आप जानते हैं, आज हम RA पर बात करें, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर। अब काफ़ी हमने चर्चा की खान पान पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, लेकिन अब ये हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जी, कोई हर्ब्स है जो उसे कंट्रोल में ला सकते हैं, कुछ प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, हमने बोला कि आम और वात ये दोनों ठंडी चीज़ों से बढ़ते हैं, तभी हमने फ्रिज के अगेंस्ट हमने एक सुझाव दिया। तो जो गर्म चीज़ें हैं, थोड़ी सी गर्म चीज़ें हैं, वो आम वात और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के खिलाफ हेल्प करेंगी। गर्म चीज़ों का मतलब हमारा हो गया कि आपके जो किचन में स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर, अजवाइन, जिंजर, ये चीज़ें आपको, हल्दी, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो इनको अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब आप बहुत सारा ब्लैक पेपर खाने लग गए, आपको इन्फ्लामेशन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, तो वो तो खराब है। तो मॉरिशस के सभी हिस्सों में 6 बड़े हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा मेडिक्लिनिक है। तो लेस्कालिए साउथ में है, फिर SSRN नॉर्थ में है, फ्लाक और बेल्वेडिए ईस्ट में है, सेंटर में विक्टोरिया हॉस्पिटल है, फिर हमारे नॉर्थ में क्लैमवर्थ, पोर्ट लुई में। ये 6 जगह पर हमारे आयुर्वेदा मेडिक्लिनिक्स हैं, जहाँ पर बहुत ही कुशल आयुर्वेदा चिकित्सक उपलब्ध हैं। आप उनको जाकर मिल सकते हैं, उनसे दवाइयाँ ले सकते हैं। खान पान कैसा रहेगा, आपको किचन स्पाइसेस का कैसे यूज़ करना है आमवात के खिलाफ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के खिलाफ, वो आपको सही राय देंगे। तो हर्ब्स की अगर बात करते हैं तो किचन के जो ये स्पाइसेस हमने बोले 3-4, ये बहुत लाभकर हैं। इसके अलावा इसमें अनेक प्रकार की और औषधियाँ भी काम आती हैं, तो उनका सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना। ऐसा नहीं हो कि आपने दवाई का नाम सुना और आप जाके ढूंढने लग गए और खाने लग गए। सेल्फ मेडिकेशन को हम बहुत ही स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं। तो आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आपको अश्वगंधा, गुड़ूची, पुनर्नवा और आमा हल्दी और अस्थि शंखला, ऐसे अनेक प्रकार की औषधियाँ, जो कि करीब करीब 200 प्रकार की दवाइयाँ मॉरिशस सरकार फ्री में उपलब्ध कराती है आयुर्वेदा मेडिक्लिनिक्स पर। उनमें 200 में से जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर देगा। तो उनकी राय लीजिए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद में आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं करना। डॉक्टर जी, काफ़ी आपने हमको बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये मैं जानना चाहूँगी, जब हम आयुर्वेद बात करते हैं तो आयुर्वेद में ये पंचकर्म बताया गया है, तो क्या पंचकर्म से इससे कुछ लाभ हो सकता है इस बीमारी में? जी हाँ, आयुर्वेद बोलता है कि पंचकर्म तो लगभग प्रत्येक व्याधि में मदद करता है। पंचकर्म एक टूल है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से ये कैसी भी व्याधि हो उसके खिलाफ काम कर सकता है। अभी पंचकर्म क्या है? देखिए, जब हम अपनी लाइफ जीते हैं तो हमारे ऊपर प्रतिदिन अनेक प्रकार के आक्रमण होते रहते हैं, ऑनस्लॉट होता रहता है जो कि इनविजिबल रहता है। जैसे कि एज, आप एजेड हो रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है, तो आयु का अटैक आपके ऊपर हो रहा है, आपके ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं। एक आपका जेनेटिक मेकअप है, आपकी हेरिडिटी है, जो आपको आपके दादा परदादा से जो जीन्स मिले, उसमें कुछ बीमारियों का रिस्क हो सकता है। आपका जेनेटिक मेकअप आपको अंदर से कमज़ोर कर सकता है। आपका खान पान गलत है, उससे आप अटैक में हैं। आप तनाव लेते हैं, उससे आप पर अटैक हो रहा है। आपके एडिक्शंस हैं, वो आपको अटैक करता है।
नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते जीन्स के अलावा, जैसे कि एनवायरनमेंट है, सर्दी है, गर्मी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, खान पान में मिलावट है, पॉल्यूशन है अनेक प्रकार का। अभी ज़्यादा लोग ये जो सफ़ेद आटा है, जी हाँ, चीनी है, ये सब तो लेना ही नहीं तो चाहिए। ये खान पान में हम जो ये एक हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं वो तो मॉडिफाइबल फैक्टर है, लेकिन कुछ फैक्टर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं कंट्रोलेबल या आउट ऑफ आवर कंट्रोल, इन सब का जब शरीर पर अटैक चलता है तो हमारे शरीर में आयुर्वेद बोलता है कुछ टॉक्सिन जमा होते रहते हैं और वो टॉक्सिन जमा होकर हमारे ब्लड में इधर उधर घूमते रहते हैं और वो एक वीक ऑर्गन को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। जिस ऑर्गन की इम्यूनिटी वीक है वहां पर वो जाके रुक जाएंगे, वहां बीमारी कर देंगे। अब मान लीजिए आपकी स्किन वीक थी बिकॉज आप केमिकल के साथ काम करते थे, या आपकी आंखें वीक है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, या आपका लिवर वीक है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा तेल घी खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं, आपके लंग्स वीक हैं बिकॉज आप केमिकल्स में काम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं। तो जो वीक ऑर्गन है उसको वो जाके टॉक्सिन अटैक करता है, वहाँ बीमारी पैदा होती है। आयुर्वेद एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसने समय समय पर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का एक प्रोटोकॉल दिया। जैसे कि आपकी कार है, आपकी गाड़ी को आप एक पर्टिकुलर किलोमीटर्स के बाद में ले जाकर सर्विस करवाते हैं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप 5,000 रुपया खर्च कर उसका ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज आप सब सर्विस करवाते हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो आयुर्वेद ने एक पीरियोडिक मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल दिया है हमारी बॉडी के लिए, उसको बोलते हैं पंचकर्म। आपके जो मैंने अभी 6 आयुर्वेद मेडिक्लिनिक बताए वो पंचकर्मा सेंटर भी हैं, तो आप पंचकर्म ले सकते हैं। और पंचकर्म में क्या किया जाता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जमा हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा कर बाहर फेंका जाता है। शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना, बॉडी को डिटॉक्स करना, ये पंचकर्म है। ये आयुर्वेद का सबसे पावरफुल टूल है। अब जब बात आती है पंचकर्म को रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसे यूज करेंगे, तो अभी मैं एक छोटा सा आपको एक मैसेज दूंगा पंचकर्म का, बाकी आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा ताकि आपको डिटेल में पंचकर्म का प्रस्तावना की जा सके। जैसा हमने बोला कि स्निग्धम भुक्त्वतो ही अन्नम, अत्यधिक तेल घी का प्रयोग करना। बहुत ज्यादा तेल घी खाने से आमवात होने का रिस्क रहता है, तो आपको इसमें जो पंचकर्म में हीट देना है, और हमने आप फ्रिज भी मना किया तो फ्रिज खराब है और गर्म चीजें जैसे कि मसाले थोड़ी मात्रा में लेना फायदेमंद है। तो हॉट इसमें स्यूडेशन करना, गर्म सेक करना फायदेमंद रहेगा, लेकिन बिना तेल की मालिश के। ऑयल मसाज करके जो हीट देते हैं, स्टीम देते हैं, वो इसमें नहीं किया जाता। ऑयल मसाज मना रहती है और स्टीम भी मना रहता है। ऑयल मसाज और स्टीम बहुत अच्छा रहता है ऑस्टियो आर्थराइटिस में, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रहता है ड्राई हीट। अब ड्राई हीट के लिए क्या करते हैं कि आप सी सैंड ले लीजिए, समुद्र के किनारे से आप 2-4 किलो रेत ले लीजिए, उसको एक बड़े पैन में गर्म कीजिए। गर्म का मतलब है वार्म कीजिए, हॉट नहीं करना। जब वो रेत गर्म हो गया, उसको अच्छे से हिला के, पूरा रेत गर्म हो जाना चाहिए, वार्म हो जाए। फिर आपको, क्योंकि उंगलियां अधिक प्रभावित रहती हैं, आपको गर्म रेत में अपने हाथ डालने हैं अप टू रिस्ट, और अंदर हाथों को चलाना है, फिंगर्स को गर्म रेत में चलाना है। उससे आपको ड्राई हीट मिलेगी आपके जॉइंट्स को, और यहां पर जमा हुआ इन्फ्लामेशन, यहां पर जमा हुआ फ्लूइड, वो वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा। उस रेत को संभाल कर रख लीजिए, रोज आपको एक बार वो करना है। जब जी रेत गर्म है तो उसको छूना है, उसके अंदर हाथ डुबोना है, लेकिन वो जल ना जाए। हाथ ज्यादा गर्म नहीं हो, पहले देख लें कि वो टॉलरेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए उसके अंदर हाथ को चलाइए, रिस्ट को चलाइए, निकालकर हाथ झाड़कर रेत को साइड में रख दीजिए। अगर पैर में है, जो पार्ट आप डुबो नहीं सकते, जैसे शोल्डर में है, नेक में है, तो आपको क्या करना है, एक पोटली बनाना है। उसी गर्म रेत को एक मोटे कपड़े में बांधकर फिर आपको बिना तेल की मालिश के गर्दन पर, शोल्डर में, है ना, आपकी कमर में, जो पार्ट को आप रेत में सबमर्ज नहीं कर सकते, डिप नहीं कर सकते, वहां पर आपको पोटली बनाकर करना है। वही रेत आपको रेगुलर यूज करना है। रेत की बजाय आप एक और द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रभावशाली है, वो है सॉल्ट, नमक।
तो यहाँ पर जब नमक बोले तो सेंधा नमक है, कोई भी सफ़ेद नमक है? लीजिए, सफ़ेद नमक लीजिए, चाहे सेंधा नमक लीजिए, चाहे काला नमक लीजिए, कोई भी नमक लीजिए। 2-3 किलो नमक लेना है, उसको ऐसे ही गर्म करना है, ज़्यादा हॉट ना हो जाए। गर्म कर कर उसमें फिर आपको हाथ डुबोना है और उसी नमक की पोटली बनाकर आपको गर्दन में, शोल्डर में, एल्बो में, कमर पर करना है सेक। उसी नमक को संभाल कर रख दें, वो लाइफ लॉन्ग वही नमक काम आएगा, उसको फेंकना नहीं है। एक ही प्रिकॉशन है, ये सेक करने के बाद में 1 घंटा ठंडा पानी और ठंडी हवा में नहीं जाना। इसके बाद में अगर आपने ठंडा पानी लगा दिया, हाथ धो लिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे ज़्यादा पंचकर्म अभी नहीं बताएंगे हम, इसमें इससे ज़्यादा पंचकर्म भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर जी, खान पान पर तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए? देखिए, खान पान में जो नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले तो ओवर ईटिंग नहीं करना। भूख नहीं है तो खाना मत खाइए। ये तो सभी बीमारियों के खिलाफ एक रामबाण है। आयुर्वेद ने बोला आहारम महाभैषजम, यानी कि भोजन सबसे बड़ी दवाई है। भोजन सबसे बड़ी दवाई है क्योंकि हम ये प्रतिदिन करते हैं। भोजन की तरफ किया हुआ एक छोटी सी मिस्टेक या छोटा सा सुधार आपको बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा फायदा देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने एक छोटी सी हैबिट बदल ली खाने पीने में, और वो हैबिट अगर अच्छी है तो आपको आने वाले वर्षों में उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और वही छोटी सी हैबिट अगर खराब है तो आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा नुकसान होने की भी आशंका है। तो खान पान में ठंडी चीज़ों से बचना, फ्रिज की चीज़ें कम प्रयोग करना, ओवर ईटिंग कम करना, और अत्यधिक जिसको बोलते हैं हाई कैलोरी फूड, भारी भोजन, अधिक मात्रा में तेल घी का प्रयोग करना, और जो प्रोटीन भी कम लेना चाहिए। लेकिन जो बहुत ही कैटेगरिकली जो ओवर ईटिंग, चिल्ड चीज़ें और डीप फ्राइड चीज़ें, तेल घी जिसमें अधिक हो, ये 3 चीज़ें तो आपको मिनिमाइज करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दर्शकों, यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं आयुष प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर बात की। काफ़ी जानकारी डॉक्टर जी ने दी है और हम ये आशा करते हैं जिसको ये बीमारी है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया होगा। और प्रश्न भी आप अवश्य पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो मेल द्वारा भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, या डॉक्टर का नंबर भी हम बाद में देंगे, अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।